हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट टू। तो कल की जो वीडियो थी, अगर आप नहीं देख पाए होंगे तो वीडियो के लास्ट में आपको कंटेंट मिल जाएगा। कोई वीडियो दोनों में से ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कौन सा देखना है, क्योंकि वो पार्ट पहले बना था इसलिए वो पार्ट वन है, ये पार्ट टू रहेगा। और जो ये रेड बॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी मैं यहाँ पे डाल दूंगा उसका लिंक पार्ट वन का, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो बेसिकली इस टॉप यूआई क्वेश्चंस 5 पकड़ने हैं हमको हर दिन के, और वो करने हैं। अगर आप कोई भी बेसिक लेवल के आपको इंटरव्यूज देने हैं या इंटरमीडिएट लेवल के इंटरव्यूज देने हैं, जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी बहुत कोडिंग भी आनी चाहिए। यूआई में क्या है कि आपको अप्रोच पता होना चाहिए सब चीज़ों का। तो उसी बेसिस पे हम बात करेंगे, और मैं कैसे क्वेश्चंस पूछता हूँ अगर कोई मेरे को लगता है कि हाँ इसका बेसिक मुझे पकड़ना है। और क्योंकि कोडिंग सब में सेम ही रहती है, एल्गो और उसकी वो भी पार्ट में कवर हो रहा है धीरे धीरे। बट अभी यूआई पे आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा जैसा कि कल बोला था। पहले अपन बात करेंगे HTML की। तो HTML का पहला क्वेश्चन कोई पूछेगा तो बोलेगा कि जो HTML5 में आपको वेब स्टोरेज करके जो आया है, उसके दो बेनिफिट बताइए। तो बेनिफिट उसका पहला तो ये है कि इट कैन स्टोर अप टू 10 MB डेटा, विच इज सर्टनली मोर देन व्हाट कुकीज कैन हैव। तो अगर आप लोग को पहले पता होगा तो 10 MB डेटा सोच के आपको बहुत कम लग रहा होगा, बट कभी याद है जब आप छोटे थे या तो प्ले स्टेशन स्टेशन खेलने जाते थे, वहाँ पे 8 MB का मेमोरी कार्ड रहता था। तो समझ जाइए कि कितना मतलब पहले वो गेम सेव करने के काम आते थे। अब जैसे कि वेब स्टोरेज जो है, डेटा जो होता है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है HTTP रिक्वेस्ट के। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि कितने टाइप के वेब स्टोरेज होते हैं, वो भी पूछ लेगा आपसे कंटिन्यूअसली में। तो एक होता है सेशन स्टोरेज, ठीक है। और ये जो होता है करंट सेशन का डेटा ही स्टोर करता है, यानी कि जो डेटा स्टोर हुआ है सेशन पे वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा जैसे ही ब्राउजर को क्लोज करोगे तो। दूसरा होता है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज जो है HTML5 में क्या करता है कि डेटा को डिलीट नहीं करता जैसे ही ब्राउजर क्लोज हुआ तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो ये है कि एप्लीकेशन कैशे क्या है HTML5 में, व्हाट इज द एप्लीकेशन कैशे, और इसको यूज क्यों किया जाता है। जो एप्लीकेशन कैशे का कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि वेब एप्लीकेशन को ही कैश कर दिया जाए, और वो जो है बिना किसी इंटरनेट के से वो आप उसको एक तरह से एक्सेस कर सकें। तो ये क्या होता है, जब भी आप कोई प्राइवेट पेज को अगर आप क्या बोलते हैं राइट क्लिक करके सेव कर दोगे, अबाउट में जाना, किसी के भी अबाउट में व्यू HTML सोर्स करके उसको कॉपी करके नया HTML बना देना, वो सेव हो जाएगा जहाँ जहाँ पे जावास्क्रिप्ट से API यूज कॉल नहीं हो रहा है। तो इसके सब एडवांटेज देखते हैं। पहला तो है कि आप ऑफलाइन ब्राउजिंग कर सकते हैं, सो वेब यूजर्स कैन ऑल्सो यूज द एप्लीकेशन जब वो ऑफलाइन पे हो। दूसरा है कि क्या है कि स्पीड रहती है, कि जो कि कैशे रिसोर्स आपको पता है कि जल्दी लोड होता है। और तीसरा है ऑब्वियसली कि सर्वर पे लोड जो है वो कम करेगा, जो ब्राउजर पे डाउनलोड जो अपडेट हुआ है उसी को वो रिसोर्स को सर्वर को मतलब वो पुल करेगा। तो कभी कभार आप देखते हैं कि फेसबुक या इंस्टाग्राम रुक जाते हैं, ठीक है, वो लोड नहीं होते रहते जब इंटरनेट नहीं रहता, मतलब थोड़ा बहुत उनको नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। जैसे जब इंटरनेट टोटली ब्लॉक हो जाता है तब वो लोड करना ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं। जब आप रिफ्रेश करोगे ना और इंटरनेट ब्लॉक है, तब वो लोड होना छोड़ देते हैं। तो ये टोटली एग्जाम्पल नहीं है उसका, बट स्टिल। अब ये है कि एक्सप्लेन 5 न्यू इनपुट टाइप जो प्रोवाइड किया गया है HTML फॉर्म में। तो पहला तो डेट प्रोवाइड किया गया है, इट अलाउज द यूजर टू सिलेक्ट अ डेट, आपको पता है। देखिए दूसरा क्या है, डेट टाइम लोकल। देखिए डेट और डेट टाइम लोकल में क्या होता है, अगर आप पहली पहली बार सीख रहे हैं तो हर जगह का टाइम जोन डिफरेंस होता है। तो आपको ये समझ में नहीं आता, पर आपका ब्राउजर जो है वो बहुत स्मार्ट हो गया है आजकल, और वो चेक करता है जो इनपुट टाइप से ही अलाउ करता है यूजर को एक डेट सिलेक्ट करने का, जिसमें टाइम जोन का को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और इनपुट टाइप जो डेट टाइम रहता है उसमें आपको टाइम जोन भी सिलेक्ट करना रहता है। और मंथ आ गया है, ईमेल आ गया है, इनपुट फील्ड यूज टू कंटेन एन ईमेल एड्रेस, मतलब कि ईमेल से क्या होगा कि वो चेक करेगा कि ईमेल बेसिकली आप पहले आप कोई टेक्स्ट फील्ड में को फिर ईमेल चेक का वैलिडेटर लगाते थे कि भाई ये सही ईमेल आईडी है कि नहीं। अब ये काम जो है HTML का ईमेल इनपुट जो फील्ड है वो कर लेगा। अगर आपने गलत ईमेल डाला तो वहीं पे बोल रहा है कि ये ईमेल का फॉर्मेट सही नहीं है। फिर आते हैं और कोई न्यू फीचर जो डेवलप किया गया है। तो पहले तो आपको पता है कि सिमेंटिक एलिमेंट्स आए हैं, लाइक हेडर, फुटर, सेक्शन,
फॉर्म्स 2.0 आया है जिसमें इम्प्रूवमेंट्स डाली गई है वेब फॉर्म के लिए, जिसमें नया एट्रीब्यूट लाया गया है फॉर द इनपुट टैग, जो हमने पीछे बात किया। फिर परसिस्टेंट लोकल स्टोरेज आया गया है। आपको पता है कि कोई भी थर्ड पार्टी के हिसाब से बिना मदद लिए आप लोकल स्टोरेज कर सकते हैं। वेब सॉकेट लाया गया है जिसे आप बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन लगा सकते हैं वेब एप्लीकेशन पे। सर्वर सेंट इवेंट्स लाया गया है। ये इवेंट जो है क्या करता है, ये जो आपका जो फ्लो का डायरेक्शन रहता है कोई भी एग्जीक्यूशन का इवेंट्स को, उसको सर्वर से वेब ब्राउज़र के वो फ्लो को रखता है। कैनवास आपको पता है कि एक 2 डायमेंशनल ड्राइंग सरफेस रहता है दैट इज प्रोग्रामेबल यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ऑडियो वीडियो ला दिया गया है और जियो लोकेशन लाया गया है, फिजिकल लोकेशन जो है वेब एप्लीकेशन पे शेयर कर सकते हैं। फिर माइक्रो डेटा लाया गया है। इट अलाउज बिल्डिंग अ पर्सनल वोकेबुलरी beyond HTML5 and extend our web pages to use those custom semantics। मतलब कि आप खुद से भी बना सकते हैं, बेसिकली नया कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली कोड लिखते हैं ना, HTML5 के लिए भी आप नया कंपोनेंट बना के ये यूज़ कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर आपको पता है, ठीक है। अब फिर से हम दूसरी बात करते हैं। एस एस डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML ग्राफिक्स पूछा गया था, अगर पूछा जाए तो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि सेवरल मेथड प्रोवाइड करते हैं ड्राइंग के लिए, जैसे बॉक्सेस, पाथ, टेक्स्ट, सर्कल, ग्राफिक इमेज। ये बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि एक हाई रिजोल्यूशन डिवाइसेस जो होती हैं, आईपैड और मॉनिटर्स, वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए काम आते हैं। और क्योंकि उनका डिज़ाइन अच्छा है, लोगो अच्छा है, चार्ट्स भी सही होते हैं और पिक्चर क्वालिटी भी मेंटेन करता है। और एसवीजी जो है वो एक्सएमएल बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि हर एलिमेंट जो है वो एसवीजी डॉम के अंदर जो है अवेलेबल रहता है, और एवरी शेप को एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करता है। और इसका जो यूज़र जो है, अगर कोई भी एट्रीब्यूट चेंज कर रहा है तो ब्राउज़र भी ऑटोमेटिकली उस एट्रीब्यूट का जो शेप है उसको री रेंडर करेगा। दूसरा हमने को पता है कैनवास आया है। एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहाँ पे आप कोई भी ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के से अनुसार, फ्लाई मतलब ऑन द स्पॉट। डिफ़ॉल्ट साइज जो है वो 300 पिक्सल इंटू 150 पिक्सल है। और HTML टैग का जो कंटेनर है, वो टैग जो है कैनवास के यूज़ होता है। और कैनवास जो है वो पिक्सल बाय पिक्सल बेसिस के हिसाब से एग्जीक्यूट होता है। लेकिन कैनवास में एक लिमिटेशन है जो मैं हम लोगों ने कल पता की थी, कि वो अगर ब्राउज़र को जूम और जूम इन करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और इसमें ये भी है कि अगर ब्राउज़र को अगर यूज़र उसको मॉडिफाई करता है तो पूरा सीन को फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा, जो भी ऑब्जेक्ट ग्राफिक में प्रेजेंट है उसके साथ। कैनवस का और एसवीजी का कोई पूछे आपसे कि भैया ये बता दो कि क्या क्या डिफरेंसेस है, तो आपको पता है कि कैनवस जो है वो रिजोल्यूशन डिपेंडेंट है, एसवीजी नहीं है, बिकॉज वो एक्सएमएल ओरिएंटेड है। कैनवस आपको इवेंट हैंडलर का प्रोवाइड नहीं करता, एसवीजी प्रोवाइड करता है। कैनवस जो है वो ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स के लिए सूटेबल है, एसवीजी जो है वो गेमिंग के लिए सूटेबल नहीं है। कैनवस जो है वो स्मॉल रेंडरिंग एरियाज के लिए सूटेबल है, जबकि एसवीजी जो है जो वो बड़े बड़े जो एरियाज जैसे गूगल मैप्स हुआ ये सब के लिए है। कैनवस का आपको एक ही बता दूं कि जो प्रोवाइड करता है एकदम लेस एनिमेटेड यूजर इंटरफेस, जबकि जो यूजर इंटरफेस है एसवीजी का वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव है। अब आते हैं जावा स्क्रिप्ट पे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ स्लो करना है तो कर सकते हैं, अगले वीडियो से बता दीजिएगा। अब आपसे पहले कभी कभार पूछ सकता है, चलो बताओ जावास्क्रिप्ट यूज़ क्यों करना है आपको, तो आपका आंसर क्या होगा, कुछ इस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। पहला आंसर आप ये बोलेंगे कि सर्वर इंटरेक्शन जो है वो आप लेस कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आप यूआई पे ही डील कर लेंगे। दूसरा ये है कि फीडबैक को रहता है जो भी विजिटर को इमीडिएट रहता है। कोई आप नॉर्मल HTML का अगर सिंगल पेज बना रहे हैं, जो आपके कोई भी वेबसाइट के लिए नाम अपने अपने ही नाम का वेबसाइट बना दो, उसके लिए बना रहे हो, तो फीडबैक जो है आप डायरेक्टली बोल सकते हो, अगर नाम गलत है, ये गलत है, सारा टेस्ट जो चेक है आप जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हो। और इंटरेक्टिविटी बहुत हाई रहती है, वो बता सकते हो। इंटरफेसेस को और अच्छा बना सकते हो, थोड़े बहुत फॉन्ट लगा सकते हो, एनिमेशन लगा सकते हो एंड ऑल, ठीक है। तो अब ये बताओ कुछ डिसएडवांटेज बता दो भाई, एडवांटेज बता दियो तो, क्योंकि अब आके काफ़ी सारे आ चुके हैं ना नए नए उसके ऊपर फ्रेमवर्क्स। मल्टी थ्रेडिंग नहीं है, आप दो चीज़ें, मल्टी प्रोसेसिंग नहीं है, आप दो टैब को एक साथ नहीं कर सकते। फिर रीडिंग राइटिंग फाइल्स अलाउ नहीं है इसमें।
उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है नेटवर्किंग एप्लीकेशन के लिए, करेक्ट। अब दूसरा क्वेश्चन कभी कभार ये भी पूछते हैं कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में क्या अंतर है। तो क्लाइंट साइड का जो जावास्क्रिप्ट है वो बेसिक लैंग्वेज और जो प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है जो कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर पे रन करने के लिए रेलेवेंट होता है, उसके साथ बनाते हैं, जहाँ पे वो डायरेक्टली जो है वो HTML पेज के साथ जुड़ा रहता है और ब्राउजर जो है उस स्क्रिप्ट को रन करता है। सर्वर साइड में क्या होता है, वो भी क्लाइंट साइड के जैसा ही रहता है, जब पर प्रॉब्लम ये है कि जो वो जावा स्क्रिप्ट जो है वो सर्वर साइड पे डिप्लॉय करना पड़ता है एक कंपाइलेशन के बाद, तो वो सर्वर पे चलेगा। ठीक है। अब लोकेशन कुकीज के बारे में बात करते हैं। कुकीज कहाँ स्टोर होते हैं, खाने वाले नहीं। ऑब्वियसली अगर जावास्क्रिप्ट का पढ़ लो तो कुकीज तो पता ही होगा, तो आई एम सॉरी फॉर दिस बैड जोक। तो द स्टोरेज ऑफ कुकीज ऑन द हार्ड डिस्क क्या करता है, डिपेंड करता है भाई कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कर रहे हो, कौन से ब्राउजर में कर रहे हो। अगर नेटस्केप लिया जाए तो कहाँ स्टोर होगा, एक कुकीज डॉट टेक्स्ट फाइल बनेगी, ये फाइल सारी कुकीज को स्टोर करेगी। कहाँ स्टोर करेगी, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, नेटस्केप के अंदर, यूजर के अंदर, यूजर नेम के अंदर कुकीज। तो समझ जाओ सी ड्राइव है, उसके अंदर आपका जो प्रोग्राम का नाम है, और उसके अंदर जो आपका यूज़र है उसके अंदर जो आपका यूज़र नेम है। ठीक है। और जैसे विंडोज़ में करोगे तो विंडोज़ भाई साहब बोल दिया कि नहीं, कोई प्रोग्राम प्रोग्राम कुछ नहीं, चुपचाप एक कुकीज़ का फोल्डर बनाओ, उस पर सारा चीज़ यूज़ करो। ठीक है। यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे करता है, क्रोमो में देख लो अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो। अब डिफरेंट बताओ भाई, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर समय पूछता है अनडिफाइंड वैल्यू और नल वैल्यू का डिफरेंस बताओ। ठीक है, पता है तो स्किप कर लो आगे, मैं फिर भी लोगों के लिए बता देता हूँ, जनता जनार्दन के लिए, कि अनडिफाइंड वैल्यू मतलब कि आपने उसको इनिशिएट नहीं किया है, इंस्टेंशिएट नहीं किया है, उस पर कोई इक्वल टू साइन नहीं मारा है, बस आपने बस वेरिएबल को डिफाइन करके छोड़ दिया है। मतलब बेसिकली बच्चा पैदा करके छोड़ दिया, ना उसको कपड़े पहनाए ना कुछ करे, बच्चे का नामकरण भी नहीं किया, ये भी नहीं बोला कि ये बच्चा मेरा है। ठीक है, और इसका नाम मैं अभी नहीं रख रहा हूँ कुछ, ये बच्चा है बस ऐसे। और नल वैल्यू जो है वो ये थी, हाँ भाई बच्चा पैदा हुआ है, नाम नहीं रखे हैं तो अभी नल बोल देते हैं, समझे। नल में आप डिफाइन करते हो कि भाई ये वैल्यू नल है। ठीक है। और नंबर में आप डिफाइन नहीं करते तो वो अनडिफाइंड आता है। तो अब आए सीएसएस पे। सीएसएस पे आते हैं तो पहला बोलते हैं भाई सीएसएस काउंटर्स क्या होते हैं, भाई काउंटर्स हैं, काउंट करेंगे। तो काउंटर्स क्या करते हैं, वेरिएबल होते हैं, वो इंक्रीमेटेड किए जा सकते हैं बाय द रूल्स ऑफ सीएसएस, जो कि उसका जो सीएसएस का जो इंस्पेक्टर होता है वो ट्रैक करता है कि कितने बार ये वेरिएबल जो है जिसको काउंटर के नाम पे दिया गया है वो यूज हो रहा है। ठीक है। तो कभी कभार ब्राउजर ट्रैक करने के लिए, यूजर डिटेल्स ट्रैक करने के लिए ये सब काम कर सकते हैं। अब भाई पैडिंग और मार्जिन में क्या अंतर होता है। ठीक है। तो पैडिंग में और मार्जिन में अंतर क्या होता है, ये क्रिकेट वाला पैड नहीं है कि पैड पहन रहे हैं और मार्जिन मतलब वो लाइन खींच रहे हैं, वो नहीं है। ठीक है, अगेन बैड जोक, बट ठीक है, मूड थोड़ा लाइट करते हैं, बहुत लंबा लंबा वीडियो चले जाता है 5 5 क्वेश्चन के चक्कर में। तो सीएसएस में मार्जिन जो होती है वो प्रॉपर्टी होती है कि आप कोई भी क्रिएट कर सकते हैं एक स्पेस हल्का सा, एलिमेंट कोई भी एलिमेंट के अराउंड, और आप किसी एक्सटीरियर डिफाइंड बॉर्डर के आसपास भी एलिमेंट के हिसाब से जो स्पेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मार्जिन की प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा मार्जिन टॉप ऊपर में मार्जिन बना दो, राइट में बना दो, बॉटम में बना दो, लेफ्ट में बना दो। ठीक है। मार्जिन प्रॉपर्टी कुछ डिफाइंड वैल्यू क्या होती है, ऑटो होती है, लेंथ होती है, इनहेरिट मतलब कि पेरेंट के एलिमेंट से वो इनहेरिट करेगा, परसेंटेज तो परसेंटेज है, दीवाने दीवाने तो दीवाने वाला नहीं, परसेंटेज तो परसेंटेज है। ठीक है। फिर गलत जो माफ करना, आगे बढ़ते हैं। सीएसएस में पैडिंग क्या होता है, पैडिंग ये होता है जो स्पेस करता है एलिमेंट के कंटेंट के साथ ही साथ किसी भी नोन बॉर्डर के। पैडिंग जो होती है स्पेस जनरेट करना होता है, पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट। और नेगेटिव वैल्यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, पैडिंग में, मार्जिन में शायद कर सकते हैं, बताइए कर सकते हैं नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफरेंस क्या है भाई, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। देखिए हमेशा हमेशा रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में बात करना जरूरी है, हर चीज में, पाइथन से लेके रेजेक्स एक्सप्रेशन से लेके सही जावा से लेके आपका क्या बोलते हैं उसको, वो जो बार बार इशू आता है पहले बार जब कोई भी अपन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। वो जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स रहते हैं ना, वो भी में एब्सोल्यूट और रिलेटिव काम आते हैं। वो जो आप डॉलर होम, परसेंटेज होम करके लिख देते हो ना, बाद में बोलते हो अरे ये बाकी में हो रहा है इसमें भी हो रहा है, वो सब जो है ये रिलेटिव और एब्सोल्यूट का ही कचड़ा है। ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस होता है वो ये है, रिलेटिव जो है वो कोई सेम टैग के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये है कि हम अगर राइट कर रहे हैं लेफ्ट,
10 पिक्सल, तो पैडिंग विल शिफ्ट टू 10 पिक्सल इन द लेफ्ट। वाइल एब्सोल्यूट में क्या होता है, टोटली स्टैटिक होता है, रिलेटिव जो है नॉन स्टैटिक पेरेंट के हिसाब से। एब्सोल्यूट रूट से काम करेगा, रिलेटिव जो है पेरेंट के लिए काम करेगा बेसिकली। ठीक है, इट मीन्स अगर हम 10 पिक्सल लिख रहे हैं तो 10 पिक्सल लेगा फार फ्रॉम द एज ऑफ द पेरेंट एलिमेंट। ओके, अगर मैं समझा नहीं पाया हूँ तो समझ जाना, गलत होता है तो भाई नीचे लिख देना कि भाई गलत समझा रहे हो। बात तो समझ गया, रिलेटिव में क्या कर रहा है कि पैडिंग जो है वो लेफ्ट से चालू करेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट में क्या करेगा वो भाई पेरेंट एलिमेंट के लेफ्ट एड से चालू करेगा। ठीक है, पेरेंट के अंदर पेरेंट के बाहर। अब आईडी और क्लास में डिफरेंसेस क्या होता है, आईडी मतलब क्लास के अंदर आईडी होता है, प्लीज ये नहीं बोलिएगा क्लास में जाने के लिए आईडी लगता है, प्लीज प्लीज। मैं गलत जोक मार सकता हूँ, आप नहीं मार सकते, आपके दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए। तो बोथ आईडी एंड क्लास इज बीइंग यूज्ड इन एचटीएमएल। अच्छा ठीक है, इसकी वैल्यू सीएसएस से असाइन होती है, बढ़िया। डिफरेंस करने के लिए क्या होता है, आईडी जो है वो एलिमेंट पे असाइन होता है जो कि यूनिक रहता है। ठीक है, आईडी अगर टेबल यूज कर रहे हो, सीक्वल यूज कर रहे हो तो पर आईडी समझ जाओगे। एंड वेयर एज जो क्लास रहता है वो एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज रहती है जिसको हम पूरी कंप्लीट एक ब्लॉक के लिए डिफाइन कर सकते हैं। आईडी जो है एलिमेंट के लिए यूज कर जाते हैं अगर उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, जबकि क्लास जो है एक ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स और काफी सारे टैग्स को आप बता सकते हो। जैसे यू आई टैग, एल आई टैग जो होता है ना, अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट नीचे वाला लिस्ट, पैराग्राफ, सबको एक क्लास दे दो, भाई ये सारे चीज जो है वो ब्लैक लेटर्स में होंगे, इसका बैकग्राउंड ऐसा होगा, फलाना ठिकाना। आईडी रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट को यूज करने के लिए, जबकि जो क्लास है वो भाई अगर वो है तो सबको यूज करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसी बात है। आते हैं थोड़ा सा आंसर। क्वेश्चन क्या था, इम्पोर्टेंट क्या है, यही तो क्वेश्चन है। डिफाइंड इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशंस जो कि सीएसएस में यूज हो सकते हैं। भाई सीएसएस है, कुछ छेड़छाड़ करेगा एचटीएमएल से, इम्पोर्टेंट लिख दिए तो भैया अगर कोई नॉर्मल सीएसएस का छेड़छाड़ है उसके पहले आप इम्पोर्टेंट का छेड़छाड़ करो। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई दो यूजर हैं जो कि इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो जो वन ऑफ द डिक्लेरेशन विच ओवरराइड द डिक्लेरेशन ऑफ अनदर यूजर। ठीक है, सिंपल एग्जांपल नीचे देखो, बॉडी का दिखा रहा है यहाँ पे। बॉडी जो है, कहाँ गया मेरा पेन, यहाँ ये रहा। बॉडी जो है उसमें FF00 एफ समथिंग है, लेकिन यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट दे दिया कि भाई कलर जो है वो ब्लू ही रहेगा, तो बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू ही रखेगा। ठीक है, अच्छा रिएक्ट में आने के लिए थोड़ा सांस ले लूँ मैं, आप लोग भी थोड़ा सांस ले लीजिए अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो। 2 दिन बाद देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं पहुँचे तो भाई अब मैं क्या ही बोलूँ, सुन ही नहीं रहोगे मेरे को आप लोग। तो रिएक्ट के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रिएक्ट में धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा क्योंकि आप CSS HTML और जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, तो रिएक्ट में धड़ांग से कूदने तो मतलब नहीं है कोई भी। रिएक्ट ना, JS जो है, समझ जाओ जावा वावा आता है ना थोड़ा सा, तो फिर UI भी बन सकता है अपने से। तो भाई तो CSS HTML जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत सीख लो, वो थोड़े बहुत अपना क्या बोलते हैं अपना आराम से कॉस्मेटिक्स सीख लो, अंदर जो है वो मटेरियल जो है हमको आता ही है, क्लास एंड ऑल दोस थिंग्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है JSX क्या होता है, एक्स मतलब XML। ठीक है, एक्स मतलब कि जावा स्क्रिप्ट XML। इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, ये एक टाइप होती है एक फाइल की जो कि रिएक्ट यूज करता है। वो क्या करता है, एक्सप्रेसिवनेस ऑफ जावास्क्रिप्ट को HTML के साथ मिला के एक टेम्पलेट टाइप का सिंटैक्स बनाता है, और HTML जो रहता है वो इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। आपको पता है कि वो वर्चुअल डॉम यूज करेगा, और वर्चुअल डॉम को एक बना के उस पर अगर कोई चेंज हो रहा है तब वो मतलब रियल डॉम में कोई चेंज हो रहा है तब उसको वर्चुअल डॉम को चेंज करेगा, अदरवाइज बार बार में चेंज नहीं करेगा, जिससे कि ब्राउजर फास्ट होता है। और ये फाइल जो है एप्लीकेशन को रोबस्ट बनाती है और वो करती है। ठीक है, ये देखो सिंपल सा, रेंडर कर रहे हो तो रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या करेगा, एक डिव है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम येडुरेका, ये येडुरेका छोड़ो, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम विवेक ठाकुर, हेलो टू सीजी ट्यूटोरियल्स बंदे फ्रॉम विवेक ठाकुर कर दो। ठीक है, अब भाई क्यों क्यों ब्राउजर क्यों नहीं रीड कर सकता, क्योंकि भाई वर्चुअल डॉम में काम कर रहे हो, पहली बात तो ये। दूसरा क्या है कि ब्राउजर जो है वो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। हमारे रिएक्ट भाई साहब ने कुछ अलग सा बोले कि आपको इस पे रिएक्ट करने नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ब्राउजर इसलिए JXS को एस एक्स को रीड नहीं कर सकता। टंग ट्विस्टर हो गया मेरा बोलते बोलते। फर्स्ट हमको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा JSX फाइल को जावास्क्रिप्ट में, कोई भी JSX ट्रांसफॉर्मर ले लो, बैबल एक ट्रांसफॉर्मर है, और फिर उसको ब्राउजर में पास करो।
अच्छा, फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं, हमने आप जो भी देखा होगा, वो क्या होता है, क्लास से क्लास एग्जांपल एक्सटेंड करके करते हैं। ठीक है। दिस ये क्या करते हैं, एक स्टेटफुल कंपोनेंट्स बनाते हैं, और जो कि स्टेट, जैसे कि दिस डॉट सेट स्टेट, गेट इनिशियल स्टेट, और दिस डॉट स्टेट इनसाइड अ कंस्ट्रक्टर। अगर हमको कोई भी इंटेंशन नहीं है कंपोनेंट को स्टेट देने का या लाइफ साइकिल मेथड देने का, हम कंपोनेंट को प्योर फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये सब नहीं करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उसी को बोला गया है प्योर फंक्शनल कंपोनेंट है। जैसे कि जो आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते हो वैसे ही लिख सकते हो। आप देख रहे हो डेट दिया गया, उसमें प्रॉप्स आया है, लेट मैसेज द डेट, इस डेट में प्रॉप्स आ गया। नाउ डेट को न्यू डेट में बनाएंगे और उसको डेट स्ट्रिंग में डाल देंगे। तो ये यहाँ पे प्रॉप्स पे आपने डेट डाला, डेट को वो नया नाउ लिया, नाउ डॉट टू लोकल स्ट्रिंग में उसने काम को कर दिया। ठीक है। तो ये मैसेज जो है वो आपको डेट बताएगा, मतलब इसके अंदर का, और यहाँ पे वो काम करेगा। तो और जो फंक्शन है, एक रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करेगा वेन एवर वी सी फिट। तो डॉम डॉट रेंडर div date is equal to message is equal to today dot today is। you might notice date जो है वो स्लैश है, also take a prop, we can still pass the pass the information into the component। तो अगर कुछ होता है तो हम कंपोनेंट में भी ये इंफॉर्मेशन प्रॉप डाल सकते हैं, बिकॉज हमने प्रॉप डिफाइन किया है वहां पे। ठीक है। अब प्रॉप ड्रिलिंग क्या होती है, कैसे अवॉइड करेंगे? तो जब भी आप रिएक्ट का एप्लीकेशन बना रहे हो, तो हमेशा क्या होता है कि एक डीपली नेस्टेड कंपोनेंट होता है जिसको हम डेटा प्रोवाइड करता है अनदर कंपोनेंट को, और वो काफ़ी हाई एंड हायरार्की तक जाता है। तो जैसे नॉर्मल एग्जांपल देख लो, एडिटर एडिट यूजर्स पेज, तो क्या कर रहा है, एक सिलेक्टेड यूजर एड्रेस रखा हुआ है उसे कंपोनेंट स्टेट में, और वो रेंडर करेगा यूजर कंपोनेंट को। अब यूजर रेंडर करेगा यूजर डिटेल्स का कंपोनेंट को। अब यूजर डिटेल्स क्या करेगा, वो यूजर एड्रेस कंपोनेंट को रेंडर करेगा। अब यूजर एड्रेस क्या करेगा, जो कंपोनेंट है उसका, वो रिक्वायर क्या करेगा, सिलेक्ट यूजर एड्रेस प्रॉपर्टी, जो कि एडिट यूजर्स पेज के स्टेट्स में है। तो ऐसे वो पूरा हाई लेवल जाने के लिए प्रॉप डीलिंग होती है। ठीक है। अब सिंपलेस्ट अप्रोच जो है टू सिंपली पास सिलेक्टेड यूजर एड्रेस फ्रॉम ईच कंपोनेंट टू द नेक्स्ट इन द हायरार्की, जो क्या है, सोर्स कंपोनेंट में एक डीपली नेस्टेड कंपोनेंट, उसको ही बोलते हैं प्रॉप डीलिंग। प्राइमरी डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉप डीलिंग में uh, इसका जो कंपोनेंट रहता है दैट शुड नॉट अदरवाइज बी अवेयर ऑफ द डेटा, यानी कि यूजर और यूजर डिटेल्स जो है वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट बन जाएंगे और हार्डर टू मेंटेन होंगे। प्रॉप डीलिंग अवॉइड कैसे कर सकते हैं? तो पहला जो है वो रिएक्ट का कंटेक्स्ट यूज करके, ये क्या करता है, प्रोवाइडर कंपोनेंट जो कि सप्लाई कर रहा है डेटा को, उसको डिफाइन करता है, और नेस्टेड कंपोनेंट्स को वही कंटेक्स्ट डेटा को अलाउ करता है एक कंज्यूमर कंपोनेंट या तो यूज कंटेक्स्ट हुक के जरिए। वाइल जो कंटेक्स्ट रहता है वो कैन बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम अ शेयरिंग ग्लोबल स्टेट, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू यूज कंटेक्स्ट इनडायरेक्टली वाया स्टेट मैनेजमेंट मॉड्यूल सच एज रिडक्स। समझ गए? एडिटर यूजर पेज है, ठीक है, एडिट यूजर पेज है जिसमें एक सिलेक्ट यूजर एड्रेस का कंपोनेंट में डाले हैं हम लोग। अब वो क्या करेगा, यूजर करेगा, यूजर जाके फिर यूजर डिटेल्स एंटर करेगा, यूजर डिटेल्स से आप यूजर एड्रेस एंटर करोगे, यूजर एड्रेस में भाई अपना ये है जिसको हम लोग को यहाँ पर एंटर करना है। तो ये प्रॉप ड्रिलिंग हो रही है बार बार। ठीक है। सॉरी फॉर दिस, पता नहीं अचानक से सर्दी हो गई यार। लास्ट में आते हैं, why do class methods need to be bound to a class instance and how can you avoid the need for binding? जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, वैल्यू जो होती है वो चेंजेस की डिपेंड करती है करंट कंटेक्स्ट में। विद इन रिएक्ट क्या करते हैं, तो क्लास कंपोनेंट मेथड रहते हैं, वो डेवलपर्स नॉर्मली जो है वो रिफर करते हैं करंट इंस्टेंस कंपोनेंट के, कंपोनेंट का जो करंट इंस्टेंस रहता है वहां पे। सो क्या होता है कि ये नेसेसरी है ताकि ये सब जो मेथड्स है उनको इंस्टेंस पे बाइंड करो। नॉर्मली ये जो है कंस्ट्रक्टर से होता है। जैसे एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो एक सबमिट बटन का क्लास है जो कि रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट को कर रहा है। अब कंस्ट्रक्टर में प्रॉप लगा दिया, सुपर लगा दिया कि ये ऊपर वाला जो ले लेगा, स्टेट बता देगा कि हाँ भाई अगर फॉर्म सबमिटेड फॉल्स है तो फिर यहाँ पे बाइंड करो, दिस डॉट सबमिट तो ये बाइंड करो। अब हैंडल सबमिट जो है उसमें क्या हो रहा है, फॉर्म सबमिट को ट्रू करता है। अब रेंडर क्या करेगा, ऑन बटन क्लिक, ये पर्टिकुलर चीज को ट्रू करके भेज दिया।
ये जो है आपका क्या हो रहा है, क्लास मेथड्स हो रहा है। अब एक मेथड तो ये है कि आप एक इवेंट हैंडलर ले लो एज अ इनलाइन एरो फंक्शन। तो यहाँ तक सही हो गया आपका। रेंडर में क्या किया आप, एक ये एरो लैम्डा एक्सप्रेशन बोलूंगा या इनलाइन एरो फंक्शन में आपने कॉल कर दिया ये वाला दिस डॉट स्टेट इज फॉर्म सबमिटेड ट्रू कर दिया और सबमिट बटन लगा दिया। तो अगर एरो फंक्शन यूज कर रहे हो तो क्या करता है, उनका खुद का, बिकॉज एरो फंक्शन के खुद के दिस सिंटेक्स नहीं होते, इंस्टेड जो दिस रहता है वो कंटेक्स्ट को रिफर करेगा, ठीक है। और इस कंटेक्स्ट में जो इस करेंट इंस्टेंस में जो कंटेक्स्ट रहेगा वो रहेगा सबमिट बटन, ठीक है। तो ये तरह से आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। सेकंड चीजें आप कर सकते हो, आपका इवेंट हैंडलर को एक क्लास फील्ड का एरो फंक्शन को असाइन कर दो। तो आपने जो हैंडल डॉट सबमिट किया था पहले यहाँ पे, इधर पे, यहीं पे आप एक एरो फंक्शन लगा रहे हो। देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। आपने रिएक्ट किया, स्टेट जाना, स्टेट जाने के बाद आपने बोला कि भाई अगर हैंडल सबमिट है तो वहाँ पे चेक कर लो कि सेट स्टेट में फॉर्म सबमिटेड, और यहाँ पे दिस डॉट हैंडल सबमिट कॉल कर लो, ठीक है। इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो इसमें आपको यहाँ पे इसने बाइंड किया है, आपको बाइंड करने की जरूरत नहीं, एरो लगा के आप वहाँ पे वो सेम चीजें कर सकते हो, ठीक है। उसने सेम चीजें की हैं, वो बाइंडिंग बस नहीं किया है क्योंकि आपने एरो फंक्शन लगा दिया। अब फंक्शन कंपोनेंट को हुक के साथ कर सकते हो। तो यूजिंग द हुक्स फंक्शनैलिटी इन रिएक्ट इट इज पॉसिबल टू यूज द स्टेट विदाउट यूजिंग दिस। तो क्या कर सकते हो आप, एक कांस्टेंट बना दो सबमिट बटन का, उसमें इस फॉर्म सबमिटेड और सेट इस फॉर्म सबमिटेड को कर दो, उसमें आप यूज स्टेट को फॉल्स रखो। जैसे ही बटन क्लिक होता है सेट इस फॉर्म सबमिटेड को ट्रू मार दो। तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड कंपोनेंट इम्प्लीमेंटेशन बना दिया गया है। बहुत सही, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी चैनल्स, अगर सब्सक्राइब तो अगर आपको करना है तो कर लीजिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए। मुझे सिर्फ ये चाहिए बिकॉज पैसे तो आने वाले नहीं। लाइक करके, अगर वीडियो सही हो रहा है तो लाइक कीजिए, कोई भी सुझाव है तो बता दीजिए, अच्छा रहेगा आगे के लिए। एंड इतना टाइम दियो, थोड़ा टाइम दिए, कमेंट कर दो यार, थैंक यू मत लिखो, कम से कम एडवाइस दे दो, बहुत ज़रूरी रहता है फीडबैक। चलो स्टे सेफ, बाय बाय।